हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इकाई 4 के पार्ट 3 को। इसके पिछले वाले वीडियो हमने परिवहन को देखा था, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग और पाइपलाइन मार्ग को। साथ ही साथ रेल मार्ग को देखा हमने, जल मार्ग को देखा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संचार और व्यापार। पहले आज समझेंगे हम लोग संचार क्या होता है, ठीक है। तो संचार क्या होता है, कहते हैं संदेशों के आदान प्रदान को संचार कहा जाता है। यानी जब हम अपने संदेशों को, सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, वह संचार कहलाता है। और यह संचार विभिन्न माध्यमों के द्वारा होता है। प्राचीन काल में जो संचार होता था वो डुगडुगी बजाकर, ढोल बजाकर या सीटी बजाकर संचार का माध्यम था। पुराने ज़माने में इस माध्यम का प्रयोग करके आपका संदेशों का आदान प्रदान होता था। जैसे राजा महाराजाओं की कोई सूचना होती थी गांव वाले तक पहुंचाने तक, तो डुगडुगी बजाकर, ढोल बजाकर राजा के सैनिक आते थे गांव में और लोगों को एकजुट करके सूचनाएं देते थे। फिर बात आई मध्यकाल की, तो मध्यकाल में लोग संचार के लिए आपका कबूतरों, है ना, और दूसरे जानवरों का प्रयोग करने लगे। लेकिन ये बहुत व्यापक रूप से नहीं था, है ना। पुराने ज़माने में यह व्यापक रूप से नहीं था, बल्कि यह कुछ ही गिने चुने क्षेत्रों तक ही यह चल सकता था, हर जगह यह नहीं चल सकता था। फिर और मानव का विकास होते गया और मानव ने अपने संचार के साधन को बढ़ाने लगा, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं संचार के साधन क्या होते हैं। संचार के साधन कहते हैं संचार हेतु हम जिन साधनों का उपयोग करते हैं उन्हें संचार के साधन कहते हैं, ठीक है। संचार के विभिन्न साधन हो सकते हैं, जैसे आपका है डाक, तार, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, मोबाइल फोन, टेलीफोन और सोशल मीडिया, यह भी एक संचार का साधन है, इत्यादि, ठीक है। तो कहते हैं कि संचार के साधन क्या हैं। संचार हेतु हम जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम संचार के साधन कहते हैं। और संचार के विभिन्न साधन हो सकते हैं, जैसे डाक हो सकता है, तार हो सकता है, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, मोबाइल फोन, टेलीफोन, सोशल मीडिया, ये सारे। वर्तमान समय में आपके बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इससे बहुत सारे आपके सोशल मीडिया ऐप्स हैं। बात करें डाक की, भारत में, आधुनिक भारत के अंदर संचार के लिए सबसे सुलभ और सबसे अच्छा साधन था वो आपका डाक था, ठीक है। डाक
बात करें डाक की, तो भारत के अंदर इस डाक की शुरुआत आपका भारत में डाक की शुरुआत 1837 ईस्वी से हुई, ईस्वी में हुई थी। भारत में डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई। ये भी अंग्रेजों का ही शासनकाल है, इसी में आपका डाक की शुरुआत हो रही है और उसके बाद 1854 ईस्वी के अंदर आपका डाक विभाग की स्थापना होगी। वर्तमान समय में जो डाक सेवा है बहुत ही आगे निकल चुकी है। आज की जो डाक सेवा है पूर्णतः कंप्यूटराइज हो चुकी है, लेकिन पुराने समय में यह डाक सेवा बहुत ही पुरानी पद्धति से चलती थी, पत्र के माध्यम से, या फिर डाकिया जो है आपका पत्र पहुंचाने का काम करता था। ये जो डाक सेवा है, डाक सेवा में विभिन्न प्रकार के कोड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम पिन कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन कोड कहते हैं। देखते हैं हम लोग पिन कोड क्या होता है। पिन कोड, इसका फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसका क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों वाला होता है, 6 अंकों वाला नंबर होता है, ठीक है। जैसे समझे तो मान लीजिए कहीं का है 80 44 32, 6 अंकों का पिन कोड है, ठीक है। अब जो डाक होता है वो इसी पिन कोड के माध्यम से आपका जो है पत्र को लेकर डाकिया जो है आपके एड्रेस पर पहुंचता है। कैसे पहुंचता देखिए, पहला जो पिन कोड है वो आपको दिखाता है कि किस क्षेत्र का है, मतलब कौन से पोस्टल एरिया का है ना। उसके बाद बाकी का दो डिजिट होता है, यानी इस एक बड़े वाले पहले जो वाले नंबर में इसमें कई राज्य आते हैं, है ना, यानी ये पता चलता है कि किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। और भारत के अंदर जो है इस पिन कोड वाले अंकों को 9 भागों में बांटा गया है, 9 भागों में बांटा गया है, 9 भागों में पिन कोड को 9 भागों में बांटा गया है। और जो 8 भाग हैं, 8 भाग 9 भाग में से 8 भाग जो है वो भारत के सामान्य क्षेत्र के लिए है। भारत के सामान्य क्षेत्र कहने का मतलब है कोई भी राज्य हो गया, कोई भी जिला हो गया, है ना, कोई भी प्रखंड प्रमंडल आपका हो गया। लेकिन 9वां जो होता है, 9वां भाग जो है वो भारतीय सेना के लिए है। यह स्पेशल है भारतीय सेनाओं के लिए। यह सिर्फ उन्हीं के लिए, उन्हीं के क्षेत्रों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब समझते हैं वापस से इसको। ये जो क्षेत्र है यह बड़े से क्षेत्र के लिए जिसमें एक से अधिक राज्य शामिल होते हैं, जैसे बिहार और झारखंड के लिए 8वां भाग है ना, 8वें भाग का प्रयोग करते हैं। उस तरह दिल्ली और यूपी के लिए पहले भाग का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से कई तरह के पार्ट हैं। उसके बाद ये जो 2 नंबर होता है ये उप क्षेत्र कहलाता है, ये उप क्षेत्र के लिए है, ठीक है। ये उप क्षेत्र कहिए या फिर उस जिला संबंधित कहिए, क्या होता है, यह जिले से संबंधित होता है। उस राज्य के अंदर जो जिला होगा वो इसको डिनोट करवाता है। उसके बाद ये जो अंतिम का जो नंबर है ये आपको वहाँ का जो जिले के अंदर जो पोस्ट ऑफिस होगा, पोस्ट ऑफिस उसको दिखाता है। उस जिला के अंदर जो पोस्ट ऑफिस होता है उसको दिखाता है कि वो कहाँ का नंबर है। बात करें भारत के अंदर पिन कोड के शुरुआत की,
तो भारत में पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी और इस पिन कोड का सुझाव देने वाला व्यक्ति का नाम था, जो सुझाव दिया था उस व्यक्ति का नाम जान लीजिए, उसका नाम था श्रीराम वेंकैया वालंकर। यही कुछ नाम था उनका जिन्होंने इसके बारे में बताया था, पिन कोड के बारे में। ठीक है। और वर्तमान समय में जो भारतीय डाक है वो कई तरह के चैनल पर काम करती है। 6 प्रकार के वो डाक सेवा उपलब्ध करवाती है। अभी हम लोग देखेंगे वह 6 तरह का डाक सेवा क्या क्या है। भारतीय डाक द्वारा 6 प्रकार के चैनल के द्वारा अपनी सेवा दे रहा है। देखते हैं कौन कौन सा चैनल है। पहला चैनल का नाम है राजधानी चैनल। राजधानी चैनल क्या है? यह जो राजधानी चैनल है ये भारत के अंदर जो देश की राजधानी है और राज्यों की जो राजधानी है उनसे जोड़ने का काम करता है ना। इसमें जो है पीला रंग की पेटी होती है, पीले रंग की पेटी होती है ना। अगर आपको कहीं भी पीले रंग की पेटी दिखाई दे तो समझिएगा कि यह पीले रंग की पेटी में अगर हम अपनी चिट्ठी या कोई पत्र डालेंगे तो सीधा कहाँ पहुँचेगा? देश की राजधानी नई दिल्ली पहुँचेगी। यानी राजधानी चैनल क्या करता है? देश के अंदर जो राज्य हैं उनकी विभिन्न राजधानियों को देश की राजधानी नई दिल्ली से जोड़ने का काम करता है। और उसके लिए कौन सी पेटी की इस्तेमाल होती है? पीले रंग की पेटी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सेकेंड आता है मेट्रो चैनल। मेट्रो चैनल क्या है? यह जो देश के अंदर मेट्रो सिटी हैं, मुख्यतः तो 4 ही मेट्रो सिटी पुराने समय में था, लेकिन वर्तमान में कई तरह के मेट्रो सिटी हो चुका है। तो उनके लिए ये मेट्रो चैनल काम करता है। इसमें जो है नीले रंग की पेटी का इस्तेमाल किया जाता है। नीले रंग की पेटी का इस्तेमाल होता है ना। अब कौन कौन से शहर है देखिए आपका? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु। इन सब शहरों के लिए इस मेट्रो चैनल का प्रयोग किया जाता है। इसमें कैसी पेटी होती है? नीले रंग की पेटी का इस्तेमाल होता है। जो तीसरा है आपका वो ग्रीन चैनल है। क्या है? ग्रीन चैनल। इसमें कैसी पेटी का इस्तेमाल होगा? नाम ही है ग्रीन चैनल, तो इसमें हम हरे रंग की पेटी का इस्तेमाल करते हैं। हरे रंग की पेटी यानी आपको वहाँ जो दिखेगा वो हरे रंग की पेटी होगी। और ये लोकल के लिए होता है ना। यहाँ पर लोकल पिन कोड, यानी कहने का मतलब है कि आपको अपने ही राज्य के अंदर, अपने जिला के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पत्र भेजना हो, कोई चिट्ठी भेजना हो, तो आप ग्रीन चैनल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। उसके बाद चौथा आपका है दस्तावेज चैनल। दस्तावेज चैनल का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग जो है समाचार पत्र एवं
विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण जो कागजात होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल होता है। दस्तावेज चलाने, दस्तावेज भेजना हो किसी के पास, है ना, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद एक आपका है 5वां नंबर, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। 5वां नंबर है आपका भारी चैनल। भारी चैनल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका चैनल का प्रयोग बड़े बड़े व्यावसायिक संगठनों के लिए इसका प्रयोग होता है। उसके बाद 6ठा है आपका व्यापारी चैनल। इसका प्रयोग छोटे व्यापारी लोग करते हैं। छोटे व्यापारियों के लिए यह चैनल आपका है। छोटे व्यापारियों के लिए इस चैनल का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में डाक जो है विभिन्न प्रकार के और भी सेवाएं देती है, जैसे स्पीड पोस्ट हो गया, रजिस्टर्ड डाक हो गया, ग्रीटिंग पोस्ट हो गया, है ना, और बहुत सारी सेवाएं आज के वर्तमान में डाक सेवा हमें मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हम लोग डाक के बारे में ही थोड़ा सा और जान लेते हैं। डाक जो है एक दूरसंचार माध्यम है। दूर दूर भेजने के लिए डाक का प्रयोग किया जाता है ना, और कई तरह की सेवाएं दे रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रेडियो के बारे में। तो रेडियो जो है एक ब्रॉडकास्टिंग समझिए, है ना, एक बार में सूचनाओं को एक व्यक्ति से बहुत सारे व्यक्तियों तक एक बार में पहुंचाने वाला जो काम है वो रेडियो के माध्यम से होता है। ठीक है। और भारत के अंदर जो है आपका भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 से शुरू हुआ था। और शुरू किया किसको द्वारा किया गया था? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा भारत के अंदर पहली बार रेडियो का प्रसारण 1923 से शुरू किया गया था। उसके बाद जो है 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। 1923 में क्या हुआ? 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। उसके बाद जो है 1936 में इसका नाम बदल दिया गया। 1936 में इसका नाम बदल दिया गया। नाम बदलकर इसका नाम क्या रख दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो, यानी इसको AIR भी कहते हैं। उसके बाद फिर इसका नाम बदला जाता है। इसका नाम फिर बदला जाता है और 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया, है ना। तो ये हमारे रेडियो की कहानी थी। ठीक है। इस तरह से रेडियो की शुरुआत 1923 में भारत में शुरू हुआ। प्रसारण किया किसके द्वारा गया था? रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा किया गया था। उसके बाद 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की शुरुआत की गई और उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? 36 में ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। फिर 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। ठीक है। उसके बाद हमारे देश में युग आया टेलीविज़न का।
है ना, भारत में टेलीविजन की शुरुआत भी हो गई। भारत में टेलीविजन की बात करें, ये तो हमारे रेडियो के बारे में था इंफॉर्मेशन, ये हम टेलीविजन के बारे में देखेंगे। तो भारत शुरुआत कब हुआ भारत में अंदर इसका, इसकी शुरुआत 1959 में हुई, शुरुआत 1959 में हुआ था। ये अभी जो टेलीविज़न आप देख रहे हैं, ये टेलीविज़न कलर नहीं था बल्कि ब्लैक एंड वाइट था। उसके बाद जो है हमारे यहाँ रंगीन प्रसारण जो है, रंगीन प्रसारण इसका 1982 में शुरू हुआ। उसके बाद, इसके पहले रंगीन प्रसारण के पहले ही हमारे यहाँ जो टेलीविज़न की जो ब्रॉडकास्टिंग होती थी, इसका प्रसारण होता था, 1959 में शुरू हुआ गया था, लेकिन इसका नाम एक रख दिया गया था, इसका नाम 1976 में इसका नाम दूरदर्शन यानी इसको डीडी कहते हैं, दूरदर्शन इसका नाम रख दिया गया। और उसी समय से अब तक जो है दूरदर्शन हमारे यहाँ सेवाएं प्रदान कर रहा है। ठीक है, अभी तक हमारे यहाँ दूरदर्शन सेवा दे रहा है। आपके यहाँ भी टीवी पर दूरदर्शन आता होगा। ठीक है, और टेलीविज़न की बहुत सारी खासियत है। टेलीविज़न जो है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। इस टेलीविज़न का प्रयोग सभी लोग करते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, है ना, सभी लोग, महिलाएं, पुरुष, सब लोग करता है, सबका लोकप्रिय साधन है और सबको लोग इसको देखते हैं, है ना, और विभिन्न प्रकार के सूचनाएं प्राप्त करते हैं। और सरकार भी जो है अपनी सूचनाएं इन टेलीविज़नों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का काम करती है। और यह भी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक सूचना जो है एक बार में हजारों करोड़ों लोगों तक एक बार में पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए टेलीविज़न क्या है, आपका सबसे लोकप्रिय साधन है। टेलीविज़न में विभिन्न प्रकार के सीरियल, फिल्म्स, कार्टून वगैरह भी आते हैं, जिससे बच्चों का बहुत ही लोकप्रिय है, सभी का लोकप्रिय साधन है ये आपका टेलीविज़न। ठीक है, अब आते हैं हम लोग देखते हैं अगला संचार का साधन समाचार पत्र। तो भारत में समाचार पत्र सबसे ज़्यादा मात्रा में पढ़ी जाती है और सबसे ज़्यादा मात्रा में छपता भी है समाचार पत्र हमारे भारत के अंदर। और भारत के अंदर तो सबसे ज़्यादा मात्रा में अखबार छपता है, चलिए कहीं लिख देते हैं। भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा में अखबार छपता है, यानी सबसे ज़्यादा हिंदी में लोग अखबार पढ़ते हैं। उसके बाद अंग्रेजी का नंबर आता है, इंग्लिश का, उसके बाद उर्दू का, इस तरह से और भी अन्य अखबार जो है अगले भाषा के अखबार छपाई होते हैं। लेकिन सबसे अधिक भारत में जो छपाई होता है वो किस भाषा का होता है, हिंदी भाषा में सबसे अधिक मात्रा में समाचार पत्रों की छपाई होती है। पर संचार के अगले साधन हम देखेंगे पुस्तकों को। पुस्तक भी हमारे यहाँ संचार के एक अच्छा साधन है, क्योंकि पुराने ज़माने की सूचनाओं या किसी द्वारा लिखी गई सूचनाओं को पुस्तकों के माध्यम से ही जन जन तक पहुँचाया जा सकता है। वर्तमान में संचार का बहुत ज़्यादा उपयोग भी है। संचार के माध्यम से समाज के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित होती है ना। संचार के माध्यम से ही पुलिस प्रशासन लोगों पर, भीड़ पर अपनी सूचनाएं दे पाती है और मुकदमों पर, भीड़ पर अपना काबू पा लेती है। ठीक है ना। उस तरह से अब हम लोग आगे देखेंगे व्यापार को। ठीक है, हमारा संचार खत्म हो गया, संचार में इतना ही था हमारा। अब हम लोग देखेंगे व्यापार, हमारे यहाँ व्यापार कैसे होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और देश के अंदर कैसे कैसे व्यापार होते हैं।
चलिए तब देखते हैं हम लोग व्यापार को। व्यापार क्या होता है? व्यापार, ठीक है, यानी इसको हम ट्रेड भी कहते हैं। समझते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक देश से दूसरे देश तक उत्पाद एवं सेवाओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है ना। जब हम लोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने वस्तुओं का, अपने उत्पाद का या फिर सेवाओं का हम खरीदते हैं और बेचते हैं, या फिर एक देश दूसरे देश से किसी सेवाओं को खरीदता है या बेचता है, ठीक है, तो वह क्या कहलाता? व्यापार कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे मदन लाल नाम का कोई व्यक्ति है, या इसके पास 10 केजी चावल है। वह गया और चमन लाल के पास इसको बेच दिया, है ना, इसको चमन लाल के पास बेच दिया। तो इन दोनों के बीच जो हुआ, इसने अपनी वस्तु को इसको बेचा, इन दोनों के बीच जो हुए खरीद बिक्री के यानी लेन देन को क्या कहेंगे? हम व्यापार कहेंगे। यानी एक वस्तु से, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक वस्तुओं या सेवाओं का लेन देन या खरीद बिक्री क्या कहलाता है? आपका व्यापार कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार ये क्या होता है? तो बस समझना है, जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करते हैं तो वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है, ठीक है। अब व्यापार में 2 चीज़ें हैं। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में 2 चीज़ें हैं। या तो आप सामान को भेजते हैं अपने यहाँ से, या तो दूसरे देश से सामान अपने यहाँ मंगाते हैं। तो 2 टर्म है आपके पास। एक होता है आयात, है ना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इन दोनों चीज पर निर्भर करता है, आयात और निर्यात पे, ठीक है। जब कोई देश किसी दूसरे देश से वस्तुओं को मंगवाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम आयात कहते हैं। आयात माने इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट कहते हैं, ठीक है। एक होता है आपका निर्यात। निर्यात क्या होता है? जब कोई देश किसी दूसरे देश को अपनी उत्पादित वस्तुओं को बेचता है तो वह
निर्यात कहलाता है। ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आयात हो गया, निर्यात हो गया। जब कोई देश वस्तु को मंगाएगा तो आयात है, अब भेजेगा यानी बेचेगा तो निर्यात है। यानी आया तो आयात, गया तो निर्यात। ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार इन दोनों पर निर्भर करता है। चलिए कैसे निर्भर करता है वो देखते हैं। आइए, एक होता है आपका अनुकूल, पहले देखते हैं भुगतान संतुलन, देख लेते हैं भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन क्या होता है? तो आयात और निर्यात के अंतर को भुगतान संतुलन कहते हैं। आयात और निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं? हम भुगतान संतुलन कहते हैं। हम वस्तु का मंगाए, हम वस्तु को भेजें, तो मंगाने और भेजने के बीच के जो अंतर है उसको हम क्या कहते हैं? आपको कहते हैं, ये क्या? भुगतान संतुलन कहते हैं। अब एक होता है अनुकूल भुगतान संतुलन। अनुकूल भुगतान संतुलन, यह क्या होता है? अनुकूल भुगतान संतुलन क्या होता है? तो जब निर्यात आयात से अधिक हो, जब निर्यात आयात से अधिक हो तब वह अनुकूल भुगतान संतुलन होता है। क्या होता है? अनुकूल भुगतान संतुलन होता है। ठीक है। वहीं पर है आपका प्रतिकूल भुगतान संतुलन। यह क्या होता है? जब आयात निर्यात से अधिक हो तब वह प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन होता है। ठीक है। जब निर्यात आयात से अधिक हो जाए तो अनुकूल है, और जब आयात निर्यात से अधिक हो जाए तो प्रतिकूल होता है। और भुगतान संतुलन जो है आपका, वो किसी देश की आर्थिक संपन्नता को दिखाता है कि वो देश कितना आर्थिक रूप से संपन्न है। चलिए देखते हैं। देखिए, जब निर्यात ज़्यादा है आयात से, तो उस देश को समझा जाता है वो देश आर्थिक रूप से अधिक संपन्न है, उसका व्यापार जो है वो पॉजिटिव है, यानी उसका व्यापार जो है वो लाभकारी है। लेकिन वही दूसरी ओर आयात निर्यात से अधिक हो गया, है ना, आयात निर्यात से अधिक हो गया तो समझ आता है उस देश आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है ना, उस देश में गरीबी व्याप्त है। दूसरी बात कि उसका व्यापार घाटे का व्यापार चल रहा है, यानी वो व्यापार में घाटे में जा रहा है। ठीक है। ये आपका अनुकूल भुगतान संतुलन हो गया, ये आपका प्रतिकूल भुगतान संतुलन हो गया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और बात करें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जो एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इसको नियंत्रित करती है, उसका नाम है
WTO। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। उसके बाद इसका पुराना नाम है, ओल्ड नेम, इसका नाम है GATT। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, GATT का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, है ना। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण रखती है। बात करें भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी अच्छा खासा है। हम कुछ देशों के साथ हमारा अनुकूल भुगतान संतुलन होता है, तो किसी के साथ प्रतिकूल भुगतान संतुलन होता है। भारत का अभी भी व्यापार जो है अधिकतर प्रतिकूल भुगतान संतुलन में है, क्योंकि हम ज़्यादा वस्तुओं को मंगाते हैं और कम को निर्यात करते हैं। हमारा अमेरिका के साथ जो है वो व्यापार संतुलन जो है आपका अनुकूल होता है, लेकिन चाइना के साथ जो है आपका प्रतिकूल भुगतान संतुलन होता है, क्योंकि हम चाइना से वस्तुएं मंगाते ज़्यादा हैं और भेजते कम हैं। वहीं अमेरिका से हम ज़्यादा भेजते हैं, मंगवाते कम है, ठीक है। इस तरह से हमारे यहाँ जो है अमेरिका के साथ जो व्यापार होता है वो आपका अनुकूल भुगतान संतुलन का व्यापार होता है, वहीं आपका जो चाइना के साथ होता है वो प्रतिकूल भुगतान संतुलन का व्यापार होता है। भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से बंदरगाह हैं, जहाँ से आपका दूसरे देशों में हमारा निर्यात और आयात वहाँ से किया जाता है वस्तुओं का। जैसे आप गुजरात का क्षेत्र है, फाल्टा का क्षेत्र है, कांडला बंदरगाह है ना। इस तरह से बहुत सारे भारत के अंदर क्षेत्र हैं जहाँ से भारतीय व्यापार दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है। चलिए, तो आज हमारे यहाँ चैप्टर समाप्त हो जाता है, ठीक है। मिलेंगे फिर हम लोग अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, लेकिन अभी हमारा चैप्टर समाप्त हो रहा है। हमारे वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। वैसे बच्चे जो दूर दराज गाँव में रहते हैं या जिनके पास शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो इस वीडियो के माध्यम से ये कुछ पढ़ लेंगे, इसलिए वहाँ तक शेयर करें, वीडियो को पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं हमारा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते रहेंगे इसी अन्य वीडियो के साथ। चलिए।